हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स, वो सब डिटेल में कवर कर चुके हैं। हमने पाइथन जो है वो बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट की है ताकि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके लिए 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना काफी डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए ये उनके लिए भी यूजफुल है। और 11th क्लास के तो सिलेबस का ये पार्ट है ही। साथ ही साथ कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, चाहे आप बीटेक में हैं, बीसीए में हैं, या फिर अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर कहीं ना कहीं इक्वल और नॉट इक्वल से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को इन ऑपरेटर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल ऑपरेटर ऑलरेडी थे तो हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बट जब आप यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज होगा कि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और इवन हम हर डिफरेंस को डिटेल में कवर भी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। There are two identity operators in Python, is and is not operator. The identity operators are used to check if both the operands references the same object memory. Identity operators जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। वेरिएबल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल जो होते हैं वो एज अ पॉइंटर एक्ट करते हैं, वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं, वो एज अ स्टोरेज कंटेनर एक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स से हम यही चेक करते हैं कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। That is, the identity operators compare the memory locations of two objects and return true or false accordingly. यानी कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं वो दो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं कि वो जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं वो इक्वल है या नहीं, और उसके बाद हमें ट्रू और फॉल्स जो है रिटर्न करते हैं। अब पहला है हमारा इज ऑपरेटर। दोनों ही ऑपरेटर्स जो है बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और इन्हें वर्क करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारे पास दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, तो हमने ए और बी दो ऑपरेंड्स ले लिए। ये ऑपरेंड्स हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ए इज बी। अब यहाँ हमने इस ऑपरेटर लगाया ए और बी में, तो इसका मतलब क्या है, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा और कब फॉल्स रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही होंगी तो ये जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर ए और बी दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यानी कि इज ऑपरेटर जो है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स की, ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन चेक करता है। दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इज नॉट ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट वर्क करता है। इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दो ऑपरेंड्स यानी कि दो ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स अगर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है
तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और अदरवाइज ट्रू। यानी कि इसे दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब ए और बी दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, It returns true if both its operands are pointing to different objects। अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से कि इज और इज नॉट ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, देन हमने चेक किया ए इज बी। अब ए इज बी हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने वेरिएबल्स वाली वीडियो नहीं देखी है, वेरिएबल इंटरनल्स की, कि वेरिएबल्स कैसे मेमोरी में स्टोर होते हैं, कैसे वो पॉइंट करते हैं, तो उन्हें यहाँ एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है, बट जब हमने ए इज बी चेक किया तो फिर हमें क्या पता कि रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स। हमें क्या पता ए और बी किस मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं, हमें तो उनकी वैल्यू पता है। इसलिए आपको वेरिएबल्स की डिटेल नॉलेज होना जो है बहुत जरूरी है। पाइथन फंडामेंटल्स और डाटा हैंडलिंग की बाकी वीडियोस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जब a इज इक्वल टू 10 हुआ तो एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई, उस मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हुआ, 10। मान लीजिए ये एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई, इस मेमोरी लोकेशन में 10 स्टोर हुआ और ए ने क्या किया, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ए जो है वो एज अ पॉइंटर एक्ट कर रहा है, 10 वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। जब हमने b इज इक्वल टू 10 किया तो हमें 10 स्टोर करना था मेमोरी में कहीं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में 10 स्टोर था, तो b ने भी उसी वेरिएबल को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये होती है वेरिएबल्स की इंटरनल स्टोरेज की डिस्क्रिप्शन। अब हमें पता है दोनों की सेम वैल्यू है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तो इसलिए a इज b जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इट विल रिटर्न ट्रू because both are referencing the memory address of value 10, क्योंकि दोनों ही जो है 10 के मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली 10 का मेमोरी एड्रेस तो एक ही होगा, मेमोरी में एक ही बार 10 जो है वो स्टोर होगा। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो हम इसे id फंक्शन की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं। जब हमने वेरिएबल इंटरनल्स पढ़े थे तो वहां हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम id फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। id फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट में जब हम वेरिएबल नेम मेंशन करेंगे तो पाइथन क्या करेगा, हमें उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस जो है रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखिए, ये आपको एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है एक प्रोग्राम का। a की वैल्यू है हमारे पास 235, b की वैल्यू है 240 और c की वैल्यू है 235। अब अगर हम सिर्फ इन तीन स्टेटमेंट्स को देखें तो इन तीन स्टेटमेंट्स को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि a और c दोनों की वैल्यू जो है सेम है, तो दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। b की वैल्यू अलग है तो b का मेमोरी एड्रेस अलग होगा। नाउ a इज b, क्या a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं, तो इसलिए ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। a इज c, अब क्या a और c दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, यस, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इस ऑपरेटर को हम नॉर्मल इंग्लिश से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए a इज c का अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग देखें तो ये क्या कहता है कि a और c जो है दोनों एक ही है। तो यहाँ पर a c ट्रू है क्योंकि a और c सच में एक ही है, क्योंकि a और c दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसे वेरीफाई करने के लिए आप तीनों वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं। आपने id ऑफ a, id ऑफ b एंड id ऑफ c डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ देखिए id ऑफ a एंड id ऑफ c दोनों बिल्कुल सेम है, जबकि id ऑफ b जो है वो अलग है। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू एलोकेट करवाते हैं वेरिएबल्स को, तो जहां सेम वैल्यू होती है वो सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं।
अब जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे तो आपने इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर पढ़ा था। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वैल्यू सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यही सेम काम तो हम इक्वालिटी एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में भी कर रहे थे। जब हम दो ऑपरेंड्स के बीच में इक्वालिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू सेम होती है तो हमें ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस भी हम अभी आगे समझेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वो काम कर रहे हैं जब हमने वेरिएबल्स को वैल्यू एक्सप्लिसिटली असाइन की है, यानी कि कोडिंग में लिखकर असाइन की है। बट जब हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं वेरिएबल्स में विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, तब जो है हमारा प्रोग्राम, हमारे ऑपरेटर्स थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। हम उसे यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। Now if you change the value of b so that it is not referring to same integer, अगर हम b की वैल्यू चेंज कर दें कि ताकि वो सेम इंटीजर को रेफर ना करे, तो उस केस में क्या होगा? Then expression a is b will return true, तो क्या एक्सप्रेशन a is b ट्रू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। Now see b is equal to b minus 5, b में से 5 जो है माइनस कर दिए। अब b की वैल्यू क्या थी, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी b की, ये देखिए b की वैल्यू थी 240। 240 में से जब 5 माइनस किए तो क्या वैल्यू मिली हमें? 235। तो जब हमें 235 वैल्यू मिली, b माइनस 5 करने से यहाँ से वैल्यू क्या जनरेट हुई? 235। अब हमें एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जहां हम इस रिजल्ट को स्टोर कर सकें। तो हमने देखा कि 235 तो ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी में स्टोर्ड है। अब ये वैल्यू हमने जहां स्टोर की हुई है वो मेमोरी लोकेशन पे हमें किसे पॉइंट करवाना है? b को। तो अब b भी किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? जहां 235 स्टोर है। तो अब अगर हम चेक करेंगे a is b, तो इस बार हमें क्या आंसर मिलेगा? ट्रू, क्योंकि अब a और b दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है। हम चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने दोबारा से id ऑफ a, id ऑफ b एंड id ऑफ c जो है वो प्रिंट करवा कर देखा। इस बार देखिए तीनों ही केसेस में हमारा मेमोरी एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम आया है। ठीक है। द इज नॉट ऑपरेटर इज ऑपोजिट टू द इज ऑपरेटर। जैसे नॉट इक्वल इक्वल के ऑपोजिट होता है, वैसे ही इज नॉट जो है वो इज के ऑपोजिट वर्क करता है। यानी कि अगर मेमोरी लोकेशन सेम होंगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर नॉट रेफरिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस। जब उसके दोनों ऑपरेंड्स सेम मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे तब वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। अब इसके बाद जो है इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट रिलेशन। बट इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में अभी कुछ डाउट्स होंगे या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी तो वो उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू भी हमने 10 ले लिया, c इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया, d इज इक्वल टू हमने 15 ले लिया। ठीक है, हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए। अब हमें चेक करना है, हमें प्रिंट करवाना है a इज b। तो हमें क्या लगता है a इज b का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? a और b दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इनका मेमोरी एड्रेस भी सेम होगा। तो इस केस में ये हमें क्या प्रिंट करवाएगा? ट्रू प्रिंट करवाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला? ट्रू। ये हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका रिजल्ट स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ये देखिए क्या मिला? ट्रू मिला। अब यहीं अगर मैं इज नॉट ऑपरेटर लगा देती हूँ, ठीक है। जब इज नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो इज नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ तो दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, तो इज नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इसे रन करते हैं और ये देखिए ये रिजल्ट हमें क्या मिला? यहाँ पे फॉल्स मिला। ठीक है, आप चाहें तो इसके मेमोरी एड्रेसेस चेक कर सकते हैं। हम मेमोरी एड्रेसेस प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट
ID ऑफ A। इसी तरीके से हम एक बार चारों के मेमोरी एड्रेसेस जो है प्रिंट करवा लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे। प्रिंट ID ऑफ B हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंट ID ऑफ C एंड नेक्स्ट प्रिंट ID ऑफ D। हम चारों वेरिएबल्स का मेमोरी एड्रेस जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। इसे रन करते हैं और ये देखिए हमें चारों का मेमोरी एड्रेस मिल गया। आप यहाँ से देख सकते हैं A और B का मेमोरी एड्रेस बिल्कुल सेम है, जबकि C और D का मेमोरी एड्रेस जो है डिफरेंट है। यानी कि 10 वैल्यू को एक मेमोरी एड्रेस एलोकेट हुआ है, 5 को अलग मेमोरी एड्रेस, 15 को अलग मेमोरी एड्रेस। तो हर वैल्यू को अलग मेमोरी एड्रेस मिलता है, ना कि वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स तो सिर्फ पॉइंटर्स होते हैं, तो वो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं जहां हमारी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं A और C का हम कंपैरिजन करते हैं। एक हम यहाँ एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं न्यू लाइन के लिए। नाउ प्रिंट A इज C। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा? A और C दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिला? फॉल्स मिला। अब यहीं पर अगर हम B C ट्राई करें तो इस केस में भी हमें क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। अगर हम C इज D ट्राई करें, C और D भी दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमें क्या देगा? फॉल्स देगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करती हूँ इधर C इज इक्वल टू C+5। ठीक है, अब मैंने C में 5 ऐड कर दिया, तो C की वैल्यू ऑलरेडी 5 थी। 5 + 5 क्या हो गया? 10, यानी कि C की वैल्यू 10 हो गई। तो 10 जो है वो किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर था? ये वाली मेमोरी एड्रेस पे। अब क्या होगा कि C भी उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसे A और B कर रहे थे। हम रन करके देख लेते हैं। इसे रन किया और ये देखिए A, B और C तीनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब इस केस में अगर हम A is C ट्राई करें या फिर C is A ट्राई कर लेते हैं, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हम ले लेते हैं D इज इक्वल टू D-5। D की वैल्यू क्या थी? 15। जब 15 में से 5 माइनस किया तो क्या मिला हमें? 10। तो जब हमें 10 मिला, उस केस में अगर हम सबकी आईडीज चेक करें अब, तो ये देखो इस केस में अब हमारी सबकी आईडीज जो है वो क्या हो गई? सेम हो गई। A की वैल्यू भी 10 है, B की वैल्यू भी 10 है, C की वैल्यू 5 थी, बट हमने 5 ऐड करके दोबारा से C में ही स्टोर करवा दिया, तो C की वैल्यू भी क्या बन गई? 10 बन गई। D की वैल्यू 15 थी, बट हमने 15 में से 5 माइनस किया, दोबारा से D में ही स्टोर करवा दिया, तो D की वैल्यू भी क्या हो गई? 10। तो अब A, B, C एंड D सब जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबका मेमोरी एड्रेस सेम है। तो अब हम A, B, C और D किसी को भी आपस में कंपेयर करें, इज ऑपरेटर के केस में हमें ट्रू मिलेगा, इज नॉट ऑपरेटर के केस में हमें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से बुक पे। Now our next topic is very important, that relation between equality and identity operator। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक के बिगनिंग में ही बताया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो इक्वालिटी से बहुत सिमिलर होता है, बट फिर भी दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसका मेन रीजन ये होता है कि जो इक्वालिटी ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर के केस में हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं। अगर इक्वालिटी ऑपरेटर के केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है, तो इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। बट आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। यानी कि इक्वालिटी ऑपरेटर वैल्यूज चेक करता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस। बट अब आप कहेंगे कि जब हमारे पास वैल्यू सेम होती है तो मेमोरी एड्रेस भी तो सेम ही होता है, तो फिर ये अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों? ये अलग अलग कॉन्सेप्ट
तब आता है जब हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं। वन बाय वन देखते चलेंगे कैसे। You have seen in above given examples that when two variables are referring to same value, the is operator returns true। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनमें हमने यही देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इज ऑपरेटर उस केस में हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, when the is operator returns true for two variable, it simple means the equality operator will also return true। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हम यही कंक्लूड कर रहे हैं that when the is operator returns true for two variables, it implicitly means that the equality operator will also return true। और ऐसा सिर्फ हमारी assumption नहीं है, ऐसा होता भी है, क्योंकि अगर मेमोरी एड्रेस दोनों का सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू भी दोनों की सेम ही होगी। तो अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया है तो इक्वालिटी ऑपरेटर भी ट्रू ही रिटर्न करेगा इन एवरी केस। ठीक है, दैट इज एक्सप्रेशन ए इज बी एज ट्रू मीन्स ए इक्वल बी विल आल्सो बी ट्रू। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे चेक किया ए और बी दो वेरिएबल्स थे, दोनों की वैल्यू 235 थी, तो ए इज बी जब हमने चेक किया तो हमें आंसर मिला ट्रू। तो अगर हमने ए इक्वल बी चेक किया उस केस में भी हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होता। रिवर्स मतलब यहाँ हमने ये तो कह दिया कि अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया है तो इक्वालिटी ऑपरेटर भी हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर इक्वालिटी ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न किया है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी जो है वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो वैल्यूज के बेसिस पे हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन पे। अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो हम ये नहीं कह सकते कि उन दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम होगा। हाँ, अगर मेमोरी एड्रेस सेम है तो वैल्यू सेम होगी, बट अगर वैल्यू सेम है तो उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि मेमोरी एड्रेस भी सेम हो। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू अदर वे राउंड। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, दैट मीन्स देयर आर सम केसेस वेयर यू विल फाइंड दैट द टू ऑब्जेक्ट्स आर हैविंग जस्ट द सेम वैल्यू, दैट इज इक्वल ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू फॉर देम बट द इज ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स। ऐसे कई केसेस हमारे पास होते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, इक्वालिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है बट स्टिल आइडेंटिटी ऑपरेटर उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करता है। और ऐसा कब होता है, जब हम इनपुट जो है वो यूजर से लेते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टाइपिंग इन द कोडिंग। क्योंकि जब हम कोडिंग में खुद से टाइप कर रहे होते हैं तो जब हमने वैल्यू लिखी, प्रोग्राम रन हुआ, उसी टाइम उसे मेमोरी एड्रेस जो है एलोकेट हो रहा है, तो वैल्यू के बेसिस पर ही मेमोरी एड्रेस जो है एलोकेट हो गया। कहने का मतलब क्या है, अगर a एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो है 10 है, यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए स्टोर किया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमने स्टोर कर दिया। अब इसके बाद हमने लिया b इज इक्वल टू 10, b की वैल्यू भी हमने क्या ले ली, 10 ले ली। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करते टाइम इंटरप्रेटर को सबसे पहले स्टेटमेंट क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू 10। तो उसने 10 के लिए एक मेमोरी लोकेशन ली, वहां 10 स्टोर किया, a को उसे पॉइंट करवाना शुरू कर दिया। फिर जब हमने b इज इक्वल टू 10 लिखा तो उसने देखा कि यहाँ b की वैल्यू भी 10 ही है, 10 तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसने b को भी उसी लोकेशन पे पॉइंट करवा दिया और a और b दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम हो गई। बट अगर यहाँ पे आपने b इज इक्वल टू ये 10 ना लिख के b इज इक्वल टू आपने लिखा होता इनपुट फंक्शन। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया होता उस केस में हमारे साथ क्या होता, इनपुट फंक्शन के केस में, अब मान लीजिए ये हमारी कोडिंग है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 10 आया, 10 के लिए एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई, a ने उसे पॉइंट करना शुरू कर दिया।
b इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन, यानी कि b की वैल्यू हमने यूजर से पूछी है। सिस्टम को नहीं पता कि यूजर क्या वैल्यू एंटर करवाएगा, तो सिस्टम ने क्या किया, b के लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके रख दी कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो इस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद जो है उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब यूजर की मर्जी है कि वो इस मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर कर रहा है। अब ए का मेमोरी लोकेशन अलग था जहां 10 स्टोर था, ये ए का मेमोरी लोकेशन था जहां 10 स्टोर था, और ए इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। बी के लिए इनपुट फंक्शन था, तो इसलिए बी के लिए हमने अलग से मेमोरी रिजर्व कर दी। अब मान लीजिए यूजर ने वैल्यू डाल दी 10, तो इस मेमोरी लोकेशन पे भी क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, बट क्या दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है? नहीं। तो इस केस में जब हम a इक्वल इक्वल b ट्राई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू सेम है। बट जब आप a इज b ट्राई करेंगे तो वो हमें फॉल्स देगा, क्योंकि a और b दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है। तो ये होता है रीजन इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर के डिफरेंस का। ओके, तो अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। S1 एक हमने ऑब्जेक्ट लिया जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर की ABC। S2 में हमने यूजर से इनपुट लिया एंटर अ स्ट्रिंग, हमने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाई। अब मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूजर ने क्या स्ट्रिंग इनपुट की, ABC। ठीक है, तो S2 में भी क्या स्टोर हो गया, S2 में भी ABC स्टोर हो गया। अब S1 और S2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब हमने S1 इक्वल इक्वल S2 रन किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, ट्रू मिला। बट जब हमने S1 इज S2 रन किया तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स मिला। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि S1 और S2 दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब मान लीजिए हमने एक और वेरिएबल लिया S3, और S3 में हमने ABC स्टोर करवा दिया। अब अगर हम S1 और S3 को कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टाइपिंग से स्टोर करवाए हैं, तो ऑलरेडी वैल्यू जब असाइन होगी तो हमें मेमोरी लोकेशन सेम मिलेगा। तो S1 और S3 दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा, और ये हमें क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये यहाँ इस बॉक्स में ध्यान से पढ़िए, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। The string S1 and S2 although have the same value ABC in them, but still equal operator returns true and is operator returns false. इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है, बट पहले मैं आपको एक बार ये पार्ट प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। ठीक है, हम इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया ए में हमने 67 स्टोर करवा दिया। हम एक वेरिएबल लेते हैं बी में हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं इनपुट इंट इनपुट, क्योंकि हमें न्यूमेरिक नंबर चाहिए तो इसलिए हमने इंट स्पेसिफाई किया, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स मैं आपको पाइथन फंडामेंटल वाले चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में कोई भी डाउट है तो आप उन वीडियोस से सीख सकते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ए की वैल्यू 67 है, बी की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ए इक्वल इक्वल बी। ठीक है, इसके साथ हम मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं एक, a इक्वल इक्वल बी रिटर्न्स। ठीक है, इसके साथ ही हम आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, प्रिंट। पहले हम मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं a इज b रिटर्न्स कोमा एक्चुअली में a इज b, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हमने इसे रन किया तो ये देखिए हमें यहाँ पे मैसेज क्या मिला, एंटर अ नंबर। हमें एक नंबर एंटर करना है, मान लीजिए मैं यहाँ एंटर कर देती हूँ 67। ठीक है, अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या हुआ, दोनों केसेस में ट्रू रिटर्न हुआ।
अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, जबकि हमने तो यूजर से इनपुट लिया था, क्योंकि हम हर बार ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही आउटपुट जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स। अब क्योंकि यूजर ने जब इनपुट करवाया है तो उसे कौन सी मेमोरी लोकेशन मिल रही है ये हमें नहीं पता। इट टोटली सिस्टम डिपेंडेंट। तो इस केस में अगर आपको फॉल्स मिलता है तो आप समझ जाइए कि दोनों को अलग मेमोरी लोकेशन मिली है, और अगर ट्रू मिलता है तो यानी कि दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन मिली है। हम इसे एक बार एक और एग्जांपल से ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में ये कैसे वर्क कर रहा है। इस बार हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत नहीं है, सॉरी इंट फंक्शन की जरूरत नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमें एंटर अ नंबर की जगह एंटर अ स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसे रन करते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग आया। अब हम यहाँ स्ट्रिंग एंटर करवा देते हैं ABC। ठीक है, तो ये हमने एंटर किया। ये दोनों ही केसेस में फॉल्स। ओके, हमने यहाँ स्पेस प्रोवाइड कर दिया था। दोबारा से रन करते हैं इसे और ABC। ये देखिए A इक्वल इक्वल B ने हमें क्या रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि A और B दोनों की वैल्यू क्या है, ट्रू। बट A इज B हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो क्या है, अलग है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला केस। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि पहले वाले केस में हमारा क्यों नहीं हुआ था। उसका रीजन क्या है कि ये देखिए जब हमने पहले वाले केस में दोनों का इनपुट कंपेयर कीजिए, ये जो एंटर अ स्ट्रिंग था यहाँ मैंने पहले स्पेस प्रेस कर दिया था, स्पेस ABC दिया था, तो A की वैल्यू ABC थी और B की वैल्यू स्पेस ABC थी। और कल जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि अगर स्पेस आ जाएगा तो यानी कि स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इक्वलिटी ऑपरेटर ने भी हमें फॉल्स रिटर्न किया। बट इस वाले केस में ये देखिए हमने बिल्कुल भी खुद से स्पेस टाइप नहीं किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग की वैल्यू दी ABC, तो B में क्या स्टोर हो गया, ABC स्टोर हो गया। और इसीलिए अब A और B की अगर हमने इक्वालिटी चेक की है तो वो ट्रू है। अगर इस ऑपरेटर की हेल्प से चेक किया तो उसने हमें क्या रिटर्न किया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस जो हैं दोनों के अलग अलग हैं। अब ये सिस्टम डिपेंडेंट भी होता है। यहाँ ये चीज भी हो सकती है कि हमारे वाले हम जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा इंटीजर्स के केस में सेम मेमोरी एड्रेस हो और स्ट्रिंग्स के केस में डिफरेंट मेमोरी एड्रेस उसे एलोकेट हो रहा हो। ठीक है, तो अब हम एक बार बुक से आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ हमें एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये देखिए अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं, I इज इक्वल टू 2 प्लस 3.5 आयोटा, J इज इक्वल टू 2 प्लस 3.5 आयोटा, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है I और J की, बट स्टिल अगर हम इस ऑपरेटर की हेल्प से उन्हें कंपेयर करते हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इन सब का रीजन आप एंड में पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किस किस केस में जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है। आई थिंक हमने अभी जो एग्जाम्पल किया उसमें मैंने पहले आपको इंट वाला एग्जाम्पल ही गलत दे दिया है, क्योंकि शायद इंट के केस में जो है वो हमेशा ही सेम मेमोरी लोकेशन लेगा। अब यहाँ देखिए k इज इक्वल टू 3.5, L इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ वैल्यू, और जब हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई तो भी हमने 3.5 लिया। तो जब हमने k इक्वल इक्वल L प्रिंट करवाया तो हमें ट्रू मिला, क्योंकि k और L दोनों की वैल्यू जो है 3.5 है। बट जब हमने k इज L प्रिंट करवाया तो उस केस में k और L ने हमें फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो क्या है, अलग है। The variable k and L both stores float value 3.5. K has been assigned 3.5 and L has taken this value through the input and float function. Okay. अब हम पढ़ते हैं इस बिहेवियर का रीजन कि ऐसा क्यों, कि स्ट्रिंग के केस में जब हमने इनपुट लिया सेम वैल्यू इनपुट लेने पे भी इस ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया। जब हमने फ्लोट के केस में इनपुट लिया तो फ्लोट के केस में भी सेम वैल्यू इनपुट लेने पे भी हमें फॉल्स मिला। और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में तो हमने खुद से वैल्यूज एलोकेट करवाई फिर भी हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। तो ऐसा क्यों होता है? The reason behind this behavior is that
There are a few cases where Python create two different objects that both stores the same value. क्योंकि कई केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें पाइथन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जबकि अलग वो ऑब्जेक्ट्स जो है सेम वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। इनपुट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल, जब भी हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से स्ट्रिंग्स इनपुट करवाते हैं उस केस में हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। राइटिंग इंटीजर लिटरल्स विद मैनी डिजिट्स और वी कैन से वेरी बिग इंटीजर्स, जब हम बहुत बड़े इंटीजर्स से डील कर रहे होते हैं उस केस में भी पाइथन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। राइटिंग फ्लोट पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स लिटरल, और जब हम फ्लोट पॉइंट और कॉम्प्लेक्स लिटरल्स से डील करते हैं तो उस केस में भी जो है पाइथन अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यानी कि जब हम स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तब हमारे अलग ऑब्जेक्ट होंगे। इंटीजर के केस में अगर बहुत बड़े नंबर्स हैं, यानी कि अगर 10, 15, 20, 50 डिजिट्स के नंबर हैं बहुत बड़े बड़े, उस केस में हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। बट जैसी वैल्यू हमने ली थी लाइक 67, उस केस में हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते, वो हमारे सेम ऑब्जेक्ट में ही स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट, फ्लोट पॉइंट और कॉम्प्लेक्स लिटरल अगर हम एलोकेट करवाते हैं तो चाहे हम उन्हें यूजर से इनपुट ना लेके सिंपली वैल्यूज एलोकेट करवाएं तब भी हमें क्या मिलेगा, हमेशा फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ हो, बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके जरूर पूछिए। हम एक बार कॉम्प्लेक्स और ये केसेस जो है एक बार प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला करके देख लेते हैं। एक वेरिएबल लिया जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करवा रहे हैं 3 + 4.2 आयोटा। पाइथन में हम आयोटा को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। b = 3 + 4.2 आयोटा। अब दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो हम चेक करते हैं कि इक्वालिटी ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा और हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो प्रिंट करवाते हैं a == b। ये मैसेज दे दिया और अब हम चेक कर लेते हैं a == b। इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं a is b। पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे a is b एंड देन ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमने इसे रन किया और ये देखिए यहाँ भी हमारा देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। a और b दोनों इक्वालिटी ऑपरेटर के केस में भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं और आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, जबकि हमने अभी अभी बुक में क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स लिटरल्स के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और जबकि यहाँ बुक में हमने स्क्रीनशॉट भी देखा था कि a और j दोनों की वैल्यू अगर बिल्कुल सेम है तो भी आइडेंटिटी ऑपरेटर ने क्या रिटर्न किया था, फॉल्स रिटर्न किया था। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे। अगर हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं पाइथन का तो उसमें जो है इक्वालिटी ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल सेम एक्ट करते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में जो है हमें डिफरेंस मिला है। एक बार हम फ्लोटिंग पॉइंट का और वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि बुक जो होती है वो हमारे पास पहले के उन प्रिंट होते हैं जनरली, और हम जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं ऑब्वियसली वो तो लेटेस्ट है हमारा सॉफ्टवेयर भी और हम उसमें वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम वेरीफाई कर पाते हैं साथ साथ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं। a = 3.5 हमने लिया। अब हम ले लेते हैं b = फ्लोट इनपुट, यूजर से इनपुट लेंगे, enter a float number।
ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट a = b और इसके बाद हम लेंगे प्रिंट a is b। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। एंटर अ फ्लोट नंबर, हमें एक फ्लोट नंबर एंटर करना है तो हम बिल्कुल सेम वैल्यू एंटर कर देते हैं 3.5। ठीक है, अब हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए a = b ने हमें ट्रू रिटर्न किया है और a is b ने हमें क्या रिटर्न किया है, फॉल्स। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट के केस में जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रिटर्न करता है। अब यहीं पर हम एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेक कर लेते हैं, 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर देते हैं और यहाँ मैसेज दे देते हैं एंटर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे रन किया, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर करना है, हम बिल्कुल सेम नंबर एंटर करेंगे 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस करते हैं, could not convert string to float। ओके, ये देखिए अब हमने फ्लोट नंबर एंटर किया, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर किया और हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करवा रहे हैं यहाँ से, तो वो फ्लोट में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये 3 + 4 जो है इसे किसी भी तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसने हमें एरर दिया। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिर्फ स्ट्रिंग और फ्लोट के केस में जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो वहां पे हमें क्या रिटर्न हो रहा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं और इस ऑपरेटर वहां पे फॉल्स दे रहा है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में हर जगह हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अब ये उन्होंने अपना एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है, जो प्रीवियस पेज पे आपने एग्जाम्पल देखा था ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। जब s = abc एग्जीक्यूट हुआ तो abc के लिए एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई और s ने उसे पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, s2 = इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। तो जब यूजर से इनपुट लिया तो हमें नहीं पता था कि यूजर क्या इनपुट लेगा, इसलिए उसके लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर दी गई। बट यूजर ने भी वहां क्या एंटर कर दिया, abc, तो इसलिए उसमें भी क्या स्टोर हो गया, abc स्टोर हो गया। जब हमने s1 = s2 चेक किया तो s1 और s2 दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए हमें ट्रू मिला। जब हमने s1 is s2 चेक किया तो s1 और s2 दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग था, तो इसलिए हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। फिर हमने स्टेटमेंट रन की s3 = abc, तो abc ऑलरेडी हमारे पास इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर था, तो इसलिए s3 ने उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हमने s1 is s3 चेक किया तो s1 और s3 दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम था, तो इसलिए हमें क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सब स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक बार अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके जरूर पूछिए। Most of the times we just need to check whether the two objects refer to the same value or not। जो जनरली केसेस होते हैं उसमें हमें क्या चेक करना होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। इन दिस केस द इक्वालिटी ऑपरेटर इज सफिशिएंट फॉर दिस टेस्ट। और उन केसेस में इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल ऑपरेटर जो है वो सफिशिएंट होता है। However, in advanced program or in your projects, but कई बार हमारे programs या projects में हमें requirement होती है, you may need to check whether they refer to the same memory address or not। हमें check करना होता है कि वो दोनों same memory address को point कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उस केस में हम किसे use कर सकते हैं, is operator को use कर सकते हैं, क्योंकि is operator हमेशा memory address को compare करके result देता है और इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को कंपेयर करके रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। बट लॉजिकल ऑपरेटर्स हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए हम आज का डिस्कशन यहीं तक रखेंगे ताकि आप पहले एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लें। जो डाउट्स हो आपको डाउट्स पूछें, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पे जो हमने प्रैक्टिकली करके देखा, इसकी एक बार हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसमें पहले फ्लोट वाला ही केस ले लेते हैं जो हमने फ्लोट नंबर्स के लिए किया था, और यहाँ हम ले लेते हैं 3.5, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर अ फ्लोट नंबर, यहाँ हमने क्या एंटर करवाया था, अगेन 3.5। तो जब हमने एंटर प्रेस किया तो हमें मिला कि इक्वल इक्वल तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट इज ऑपरेटर फॉल्स, यानी कि दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक कर लेते हैं। प्रिंट आईडी ऑफ ए एंड प्रिंट आईडी ऑफ बी, राइट। अब हम इसे दोबारा से रन करेंगे। अगेन हमें नंबर एंटर करना है, तो 3.5 हमने एंटर किया। ये देखिए ए और बी दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो अलग अलग है, ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम है। ए में भी यहाँ से 3.5 एंटर हुआ था, बी में भी 3.5 एंटर हुआ था, बट स्टिल दोनों के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, इसीलिए ए इज बी जो है हमें क्या मिला, फॉल्स मिला, राइट। अब एक बार हम स्ट्रिंग्स वाला केस कवर कर लेते हैं, उसमें भी हम मेमोरी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये फ्लोट की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हम मैसेज दे देते हैं एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग एंटर करनी है, हमने एबीसी एंटर किया। अब ये देखिए ए इक्वल इक्वल ट्रू है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बट ए इज बी फॉल्स है क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो अलग अलग है, राइट। अब हम यही इंटीजर वाला केस ले लेते हैं। हम ए में 67 स्टोर कर लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं इंट अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। हमने यहाँ मैसेज दे रखा है एंटर अ स्ट्रिंग नंबर, जबकि हमें इंटीजर नंबर देना था। कोई बात नहीं, हम जस्ट 67 एंटर करवा देते हैं, एंटर। अब देखिए ए इक्वल इक्वल बी भी ट्रू है, ए इज बी भी ट्रू है, और दोनों का मेमोरी एड्रेस भी जो है सेम है। क्योंकि जब हमारे पास स्मॉल इंटीजर्स होते हैं तो भले ही हमने यूजर से इनपुट लिया है, वो अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है बिल्कुल सेम है, इसीलिए ए इज बी ने हमें क्या किया था, ट्रू रिटर्न किया था, राइट। अब हम एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला केस देख लेते हैं। हमने क्या लिया था, 3 प्लस 4.2 आयोटा, या हम कुछ भी ले सकते हैं, 4.5 आयोटा हमने ले लिया। बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं अगेन 3 प्लस 4.5 आयोटा। अब हमने बुक में जब देखा था इज ऑपरेटर फॉल्स दे रहा था, बट हमने जब रन किया तो ट्रू आ रहा था, तो हम एक बार दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमें तो इक्वालिटी ऑपरेटर से भी ट्रू मिल रहा है और इज ऑपरेटर से भी, बिकॉज दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर में सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, वो है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस हमेशा आप आईडी फंक्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जहां मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा वहां हमें इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, और जहां मेमोरी एड्रेस सेम होगा वहां इज ऑपरेटर जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना झिझक के कमेंट करके आप अपना कोडिंग पार्ट जो है वो मुझे टाइप करके दे दीजिए, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम इसमें हमारा एरर आ रहा है, डबल स्पेस में एरर आ रहा है या फिर प्रिंटिंग में, तो उससे मुझे समझ नहीं आता है। मैं ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको कोई भी कोडिंग में कोई भी एरर आ रहा है तो या तो आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट जो है वो मेल कर दीजिए, और या फिर जो आपका कोड वाला पोर्शन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे क्लैरिफाई हो सके कि आपको एरर जो है वो कहाँ पे आ रहा है।
और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।